12 राज्य, 60 कंटेनर, 120 नेता, 150 दिन, लेकिन लक्ष्य एक। कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा और नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी एक महायात्रा पर निकल चुके हैं जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज जिस मोड़ पर खड़ी है वहां भारत जोड़ो यात्रा को पार्टी की आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस यात्रा के साथ ही राहुल गांधी के जूते, टी शर्ट और पादरी से मुलाकात पर घमासान भी हलचल मचा रहा है। सवाल है, क्या राहुल भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पर असर डाल पाएंगे? क्या छिटक रहे कांग्रेस कैडर और पार्टी छोड़ रहे सीनियर नेताओं को राहुल जोड़ पाएंगे? क्या राहुल की पदयात्रा में लोक कल्याण मार्ग का जलजला उठाने की क्षमता है? आज की टेलीसीरीज में हम आपको बताएंगे कि यात्राओं ने आजादी से पहले और बाद सत्ता और सियासत के समीकरण कैसे बनाए और बिगाड़े। देखिए टेलीसीरीज यात्रा, अ ट्रिप ऑफ ट्रस्ट का यह एपिसोड, संकल्प, द बाइंडिंग टास्क। I know that the Congress is doubly strong when it is sitting on the opposition benches. छब्बीस नवंबर 1989, नई दिल्ली। नवी लोकसभा के लिए आम चुनावों का दूसरा और आखिरी दिन था। पूर्ण बहुमत से सरकार चला रहे राजीव गांधी के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। बोफोर्स के शोलों से कांग्रेस का वोट बैंक दूर छिटक रहा था। राजीव गांधी को सियासत में रिवेंज का चैप्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह पढ़ा रहे थे। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजीव कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके थे, अब वही कांग्रेस और राजीव गांधी के खिलाफ सबसे भरोसेमंद विकल्प के तौर पर देखे जाने लगे। चुनाव नतीजे घोषित हुआ वही जिसका डर राजीव गांधी को था। 197 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से दूर थी। तो वही जनता दल 143 सीटों के साथ सत्ता के करीब पहुंच गई। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने वीपी सिंह को समर्थन दे दिया। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस विपक्ष में थी। राजीव गांधी को पता था कि वीपी सिंह की सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। वो संगठन और पार्टी में नई ऊर्जा फूंकना चाहते थे ताकि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ सके। परिवर्तन की सीटी बजाने के लिए राजीव ने भारतीय रेल को चुना। गरीब और लोअर मिडिल क्लास वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने के लिए राजीव गांधी ने ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बों में यात्रा शुरू की। एक सूटकेस और एक आइस बॉक्स के साथ राजीव गांधी की इस भारत यात्रा का मकसद उन राज्यों को कवर करना था जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर थी। राजीव ने यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर चंपारण को चुना, जहां से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। राजीव गांधी जहां भी जाते, भीड़ का रेला उनकी एक झलक के लिए बेताब हो जाता। नारे लगते, आधी रोटी खाएंगे, राजीव सरकार बनाएंगे। स्थानीय लोग अपने बीच इंदिरा गांधी के वारिस को देखकर रोमांचित हो जाते। वो पत्तल में परोसे खाने को हाथ से खाते थे। पब्लिक के लिए डायरेक्ट कनेक्शन का यही मतलब था। लेकिन दो वजहों से राजीव गांधी की भारत यात्रा उतनी सफल नहीं हुई। पहली वजह थी भारतीय रेल की लेट लतीफी और दूसरी वजह थी कांग्रेस की स्टेट वर्किंग कमेटी की गुटबाजी। इसमें कोई शक नहीं कि राजीव गांधी ने भारत यात्रा के बाद आम जनमानस के बीच अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। उपचुनावों में बीजेपी और जनता दल लगातार कांग्रेस को झटके दे रहे थे।
तूफा उठे मुश्किल भले मौसम मिले 32 साल बाद एक और गांधी ने भारत यात्रा करने की ठानी है। आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ना। भारत यात्रा से सियासत के अंगगणित को बदलने का जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, वो बीड़ा अब उनके बेटे राहुल गांधी ने उठाया है। इस देश ने दी आवाज है और साथ हमारे कौन चलेगा। कांग्रेस में नई ऊर्जा और प्राण फूंकने की राजीव की जो साधना अधूरी रह गई थी, उसे अब राहुल गांधी ने अंजाम तक पहुंचाने की ठानी है। चलेगा एक तेरा कदम। कांग्रेस इस वक्त उत्साह से लबरेज है। कार्यकर्ताओं को बदलाव का यकीन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना राहुल गांधी एंड टीम को लगता है, क्योंकि जिस चुनौती से पार पाने के लिए राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उस नरेंद्र मोदी ने आज तक चुनाव में हार का मुंह नहीं देखा है। अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद। इमरजेंसी के दौर में जयप्रकाश नारायण, संयुक्त मोर्चा की सरकारों के दौर में हरिकिशन सिंह सुरजीत और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सोनिया गांधी, सत्ता के खिलाफ विपक्षियों को एकजुट करने की ताकत अभी तक इन्हीं नेताओं में दिखी है। फिलहाल नीतीश कुमार घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कांग्रेस के दुर्दिन दूर हो। लेकिन कई सारे सियासी जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की यह कोशिश आखिरी दांव है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, आखिरी रास्ता, द लास्ट रिजॉर्ट। इक्कीस मई 1991, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। रात के 10:21 हुए थे। 30 साल की एक महिला हाथों में हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। वो उनके पैर छूने के लिए झुकी। राजीव गांधी ने आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दिल दहलाने वाला धमाका हो गया। ये एक फिदाइन अटैक था। धमाके से आग का गुबार उठा, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। जब धुआं छटा तो एक्स-पीएम की तलाश होने लगी। बम धमाके के स्पॉट पर चीथड़ों के बीच राजीव गांधी के मृत शरीर की पहचान उनके जूते और घड़ी से हो पाई। यह हमला श्रीलंकाई आतंकी संगठन लिट्टे ने किया था। सात सितंबर 2022 को राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में उसी स्पॉट पर थे जहां राजीव गांधी की शहादत हुई थी। राजीव गांधी मेमोरियल में पैर पर हाथ धरे राहुल आंख बंद करके कुछ सोच रहे थे। कुछ ही घंटे बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी थी। शायद राहुल गांधी अपने पिता से आशीर्वाद मांग रहे थे। अलग अलग मुद्राओं में राहुल करीब 21 मिनट बैठे रहे। शहादत स्थल की परिक्रमा की और निकल पड़े सियासी यात्रा के अग्निपथ पर। हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लॉन्च कर दिया। 150 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर को नापेंगे।
12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए राहुल 3,570 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगे। यानी हर रोज वो 22 से 23 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। रोज सुबह 7 बजे यात्रा शुरू होगी, जो 3 घंटे तक चलेगी। 10 से दोपहर 3:30 तक विश्राम होगा। दोपहर 3:30 बजे से यात्रा फिर शुरू होगी, जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। और एक खास जगह अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। जी हाँ, वो जगह है भारत जोड़ो यात्री ग्राम। ये वो ग्राम बनाया गया है जहां सारे लोग रुकेंगे यात्रा करने के बाद। 60 के करीब यहाँ कंटेनर लगाए गए हैं जिसमें कि वो रुकेंगे। इसमें बाथरूम भी है, सोने की व्यवस्था भी है। एक कंटेनर में 4 से लेकर 12 तक लोग रह सकते हैं। इसके अलावा इसके ठीक पीछे जो टेंट लगाया गया है वहीं पर सभी सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का खाना खाएंगे। और जब यात्री आगे निकल जाएंगे पैदल सुबह, तो उसके बाद ये पूरा जो टेंट है, कंटेनर है, ये सारी चीज़ें उठकर आगे जो जहाँ पर यात्रा चल रही होगी वहाँ पर कोई मैदान देखकर इसको फिर से लगा दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा और भारत जोड़ो यात्री ग्राम वहाँ बना दिया जाएगा। अब सवाल है कि राहुल गांधी ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है? ये यात्रा सामाजिक है या इसका मकसद खालिस सियासी है? जवाब खुद राहुल गांधी से सुनिए। हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। मतलब साफ है, भारत जोड़ो यात्रा मिशन 2024 के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा और शायद आखिरी दांव है। 2009 में 206 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 10 साल के भीतर यानी नरेंद्र मोदी की आंधी में 52 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी खुद अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। 2014 से पहले देश में कांग्रेस के 1207 विधायक थे, अब सिर्फ 690, जो अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बुरा दौर दूर कर सकते हैं? कांग्रेस जो है अपनी खोई जमीन को पाने वाला की कोशिश करेगा। तो खोई जमीन जहां जहां उन्होंने दान खाते में दे रखी है, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, अपने सहयोगी दलों को थोड़ा देर के लिए दी थी, बाद में उन्होंने आके कब्जा कर लिया उनकी जमीन पे कांग्रेस की। तो अब ऐसी साफ हुई है कांग्रेस। तो क्या अब 2024 को ध्यान में रख करके अगर ये यात्रा की जा रही है, दुनिया कहे ना कहे वो ध्यान वही है, भारत जोड़ो तो है ही, वो हो सकता है उसका उद्देश्य हो, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य 2024 है। चलिए अतीत में 11 साल पीछे चलते हैं। 17 सितंबर 2011 की तारीख थी, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। अपने जन्मदिन पर उन्होंने सद्भावना मिशन की शुरुआत की। अहमदाबाद में 3 दिन तक व्रत रखा। 72 घंटे बाद व्रत टूटा। मोदी ने बिना मुंह खोले विपक्ष को निशब्द कर दिया। 2012 का विधानसभा चुनाव भी जीता और राष्ट्रीय पटल पर देश के भावी प्रधानमंत्री की छाप भी छोड़ी। आज की तारीख में कांग्रेस और राहुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नरेंद्र मोदी है। तो क्या जैसा इंपैक्ट मोदी के सद्भावना मिशन का हुआ था, वैसा करिश्मा राहुल भारत जोड़ो यात्रा से कर सकते हैं क्या? राहुल गांधी ने यात्रा फायदे के लिए की है, अपने फायदे के लिए की है और निश्चित रूप से उनकी कोशिश यही होगी कि फायदा हो, लेकिन उस फायदे पे इतनी ज्यादा आशंकाओं के बादल हैं कि इतना आसान फायदा दिखता नहीं है। दरअसल जो प्लानिंग की गई है, जिस तरीके से भारत जोड़ो को बताया गया है, वो कोई क्योंकि पूर्व के इतिहास राहुल गांधी के ऐसे रहे हैं कि उनका जो भी वो करते हैं वो बहुत सफल नहीं रहता है। जिन लोगों को राहुल की पदयात्रा 2024 का आखिरी दांव नहीं लगता, उनके पास एक अलग थ्योरी है। भारत जोड़ो यात्रा को राहुल की रीलॉन्चिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 1998 से कांग्रेस की कमान या तो सोनिया गांधी के पास रही है
या राहुल के पास? सवाल तो उठता है कि जिस पार्टी के लिए अध्यक्ष का चुनाव ही चुनौती हो, वो बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगी? राहुल गांधी की इस यात्रा पर उन कांग्रेस से ज्यादा भाजपा की नजरें हैं। राहुल गांधी की एक भी गलती, एक एक चीज उनकी कांग्रेस कितना रिकॉर्ड कर रही मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2, 3, 4 कैमरे निश्चित रूप से उनकी एक गलती को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए लगे हुए होंगे। जिन नेताओं ने इंदिरा गांधी का आयरन लेडी अवतार देखा, संजय गांधी के तेवर देखे, राजीव की सरकार देखी, सोनिया का करिश्मा देखा, उनमें से कई राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानते। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स ने या तो पार्टी बदल ली या पार्टी छोड़ दी। 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव और इस दौरान हुए उपचुनाव को मिला दें तो कांग्रेस के कुल 64 सांसद दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। देश भर के राज्यों में 553 कांग्रेस विधायकों और 134 हारे हुए कैंडिडेट्स ने कांग्रेस छोड़ दी। इनमें से 233 ने चुनाव जीता, जिसमें 107 बीजेपी के टिकट पर जीते थे। यानी राहुल के लिए चैलेंज मोदी या बीजेपी ही नहीं है, राहुल को कांग्रेस के अंदर से उठने वाली आवाजों को सुनकर शांत करना होगा। कांग्रेस के अंदर की बगावत पर फतेह करनी होगी, तब जाकर भारत जोड़ो यात्रा का हासिल कांग्रेस को मिल सकेगा। उनतीस मार्च 1982 को तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा शुरू की। एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। पुरानी शेवरले गाड़ी में सवार होकर 4 बार उन्होंने आंध्र प्रदेश का चक्कर लगाया। 9 महीने में ही चमत्कार हो गया। जनवरी 1983 में हुए चुनाव में एनटीआर की टीडीपी को 294 में 199 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में और जो आम चुनाव हुए थे, उनमें सहानुभूति की लहर पर एनटीआर की पॉपुलैरिटी भारी पड़ी थी। आंध्र की 42 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थीं, जबकि टीडीपी को 31 सीटें मिली। भारतीय राजनीति में ऐसी एक और यात्रा है जिसकी कामयाबी की कहानियां आज तक विपक्ष को डराती हैं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, सोमनाथ, A surge in stature. सात अगस्त 1990, नई दिल्ली। आजाद हिंदुस्तान में दूसरी बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसका मतलब था कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। इस एक फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी। देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। तेरह अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने आनन फानन में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे नेताओं ने खुलकर सरकार के फैसले का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी के लिए यह बड़ी नाजुक स्थिति थी। राम मंदिर की मांग को लेकर बीजेपी ने जिस हिंदू वोट बैंक को एक किया था, वीपी सिंह ने उसे अगड़ा और पिछड़ा में बांट दिया। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वीपी सिंह ने वादा किया था कि सरकार बनने के 4 महीनों के अंदर अयोध्या विवाद को हल कर लिया जाएगा। 6 महीने बीत गए। वीपी सिंह ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। विश्व हिंदू परिषद बीजेपी पर दबाव बना रहा था कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा की जाए। चूंकि बड़ी मुश्किल से केंद्र में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी,
इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि सरकार पर कोई खतरा आए। लिहाजा 13 अगस्त 1990 को आडवाणी ने नई दिल्ली में बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की। प्रस्ताव रखा कि अगर मुस्लिम पक्ष राम जन्मभूमि से अपना दावा हटा ले तो हिंदूवादी संगठन काशी मथुरा पर जोर नहीं देंगे। आडवाणी के इस प्रपोजल को मुस्लिम नेताओं ने सुनते ही ठुकरा दिया। अब बीजेपी को जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक की, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो मंडल के जादू की काट रखता हो। इसी कड़ी में सितंबर 1990 में एक रोज आडवाणी के पंडारा पार्क वाले आवास पर प्रमोद महाजन पहुंचे। आडवाणी ने महाजन से सोमनाथ से अयोध्या तक पद यात्रा निकालने की बात कही। प्रमोद महाजन को प्रस्ताव तो अच्छा लगा, लेकिन एक दिक्कत थी। महाजन ने आडवाणी से कहा कि अगर आप पदयात्रा करते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजरात का छोटा सा हिस्सा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मामूली हिस्सा कवर कर पाएंगे। कार से यात्रा इसलिए नहीं सफल हो पाएगी क्योंकि जनता से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि मिनी बस या मिनी ट्रक को रथ का आकार देकर यात्रा शुरू की जाए और नाम रहेगा राम रथ यात्रा। आडवाणी चाहते थे कि रथ यात्रा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हो, लेकिन चूंकि पूरे भारत में कार सेवकों का जोश उबाल मार रहा था, इसलिए राम रथ यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करना था। तारीख चुनी गई 25 सितंबर, दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। अब चूंकि रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात के सोमनाथ से होनी थी, इसलिए इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आडवाणी को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे गुजरात की गली गली पता हो, जिसका संगठन कौशल बेजोड़ हो और जो कहीं भी भीड़ जुटाने की काबिलियत रखता हो। उस वक्त गुजरात में ऐसा एक ही नाम था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आडवाणी जी ने चुना था नरेंद्र मोदी को, और उनको ये भी ध्यान था कि नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं, लोग जुटा सकते हैं। तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेवारी दिया था ताकि गुजरात में वो यात्रा सफल रहे। और बाद में ये देखा गया कि यात्रा सचमुच सफल रहे गुजरात के अंदर, और जिसके कारण बाद में तो गुजरात में बीजेपी आज तक सत्ता में है। और बीजेपी जो सत्ता में देश में आए थे वो भी आडवाणी जी का रथ यात्रा का श्रेय है। इस प्रमोद महाजन ही पूरा ये परिकल्पना किया था कि कैसे रथ यात्रा हो और लोगों को कैसे शामिल किया जाए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि रथ यात्रा के पहले कि कोई शहर में नाम निशान कुछ नहीं है रथ यात्रा के बारे में, तो एक डर पैदा हो गया था कि प्रमोद महाजन के मन में भी एक डर था कि शायद लोग आएंगे कि ये रथ यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उसका ताकत है, उसके कारण वो पता चला उसी दिन जब आडवाणी जी देखे कि बहुत सारे लोग उभर के आ रहे हैं। रथ यात्रा के दिन सोमनाथ मंदिर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में राम भक्त जमा हो गए कि आडवाणी का रथ निकलना मुश्किल हो गया। अंतिम समय में दिग्विजय द्वार से रथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया। नरेंद्र मोदी की क्षमता को आडवाणी यही भाप गए थे। के लोगों ने स्वागत किया है। आडवाणी की राम रथ यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा, ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। चाय की दुकान से लेकर अखबार के पहले पन्ने तक सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी ही छाए थे। आडवाणी का रथ जहां जहां जाता, मंत्रमुग्ध भीड़ बेसुध होकर पीछे पीछे दौड़ने लगती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आडवाणी की लोकप्रियता और बीजेपी का वोट बैंक दोनों बढ़ रहा था। 22 अक्टूबर की शाम आडवाणी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। 23 अक्टूबर 1990 को पटना के गांधी मैदान में आडवाणी ने रैली की। रिकॉर्ड भीड़ के सामने आडवाणी के भाषण ने विपक्ष और विरोधियों की नींदें उड़ा दी। जो सोमनाथ से चला है
और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? पुलिस अधिकारियों को आडवाणी जी की ओर से खास धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में थी। लालू को कुर्सी संभाले साल भर भी नहीं हुआ था। लालू के दिमाग में एक रणनीति आकार ले रही थी। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। लाल कृष्ण आडवाणी की ये यात्रा भले अधूरी थी, लेकिन बीजेपी के लिए ये सबसे इंपैक्टफुल इवेंट था। दिल्ली के बंद दरवाजे बीजेपी की राह देखने लगे थे। और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? साल 1950 के आसपास की बात है। बलिया के इब्राहिम पट्टी गांव से एक 23 साल का लड़का इलाहाबाद पहुंचा था। राजनीति शास्त्र से एमए करना ही लक्ष्य था। मशहूर हिंदू हॉस्टल को ठिकाना बनाया और कुछ ही दिनों में इलाहाबादी रंग में रंग गए। सोशलिस्ट विचारधारा ने प्रभावित किया तो ठान लिया कि अब राजनीति को ही फुल टाइम पेशा बनाना पड़ेगा। 40 साल बाद वो देश का प्रधानमंत्री बना। उस शख्स के बारे में खुद पीएम मोदी कहते हैं कि देश को उन्हें जो गौरव देना चाहिए था वो हमने नहीं दिया, हम चूक गए। उस क्रांतिकारी राजनेता ने भी एक भारत यात्रा की थी, जिसकी सफलता देखकर इंदिरा गांधी भी परेशान हो गई थी। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, युवा तुर्क, द फ्लाइट ऑफ फेम। चौबीस जुलाई 2019, नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाल योगी ऑडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी एक किताब का विमोचन करने पहुंचे थे। किताब का नाम था चंद्रशेखर, द बेस्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। इस किताब के शीर्षक से जिसे इत्तेफाक ना हो, वो पीएम मोदी की सुनाई ये कहानी सुने। एक दिन मैं और भरोसी शेखावत दोनों हमारी पार्टी के काम से दौरे पर जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर हम दोनों थे। चंद्रशेखर जी भी अपने काम से कहीं जाने वाले थे, तो एयरपोर्ट पे दूर से दिखाई दिए कि चंद्रशेखर जी आ रहे हैं। तो भैरसी जी मुझे पकड़ करके साइड में ले गए और अपनी जेब में जो था सब मेरी जेब में डाल दिया। और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था, ये सब मेरी जेब में क्यों डाल रहे हैं? इतने में चंद्रशेखर जी आते ही चंद्रशेखर जी ने पहला काम किया, भैरोसी के जेब में हाथ डाला। और इतनी रोक थे, तब सब जाएगी क्यों डाला, क्योंकि भैरोसी जी को पान पराग और तंबाकू ऐसी खाने की आदत थी और चंद्रशेखर जी उसके बड़े विरोधी थे। जब भी भैरोसी जी मिलते थे वो छीन लेते थे और कूड़े कचरे में फेंक देते थे। अब इससे बचने के लिए भैरोसी जी ने अपना सामान मेरी जेब। हिंदुस्तान की सियासत में चंद्रशेखर से खरा बोलने वाला शायद ही कोई राजनेता हो। वो राम मनोहर लोहिया से कह देते थे कि मैंने आपका भाषण ध्यान से नहीं सुना। वो इंदिरा गांधी से कह देते थे कि अगर कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को नहीं अपनाया तो वो पार्टी तोड़ देंगे। चंद्रशेखर के इन्हीं तेवरों की वजह से उन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के 6 साल पहले चंद्रशेखर ने भारत यात्रा की थी। 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से भारत यात्रा की शुरुआत की थी, जो 25 जून 1984 को
दिल्ली में राजघाट पर खत्म हुई। चंद्रशेखर अपने करीबियों और समर्थकों के साथ रोजाना 45 किलोमीटर की यात्रा करते थे। रात को सोने के लिए होटल और गेस्ट हाउस के बजाय गांव में ठहरते। 4200 किलोमीटर की इस भारत यात्रा की शुरुआत चंद्रशेखर ने महज 3500 रुपए से की थी, लेकिन रास्ते में उन्हें समर्थकों से चंदे के रूप में इतना प्यार मिला कि दिल्ली पहुंचने तक उनके पास 7.5 लाख रुपए जमा हो चुके थे। 1983 की उस यात्रा से चंद्रशेखर का कद भारतीय राजनीति में बढ़ गया। पीएम बनने से पहले चंद्रशेखर ना तो केंद्र में कभी मंत्री रहे, न राज्य में। वो सांसद से सीधे पीएम बने। जनता दल के 64 सांसदों को तोड़कर चंद्रशेखर ने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। जिस कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाकर जनता दल की सरकार बनी थी, उसी कांग्रेस के सपोर्ट से चंद्रशेखर पीएम बने। इसके बावजूद चंद्रशेखर का नाम और कद भारतीय राजनीति में आला मुकाम रखता है। गांधी जी के बारे में कहानी बड़ी मशहूर है। बापू के बचपन के दोस्त शेख मेहताब बताते हैं कि जब बापू ने पहली बार क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजी की, तब पहली ही गेंद पर तीनों स्टंप उखाड़ दिए। क्रिकेट के साथ बापू का सहयोग यहीं तक नहीं था। जिन रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी खेली जाती है, वो राजकोट में बापू के रूम पार्टनर थे। ये तो आप जानते ही हैं कि क्रिकेट में चौके छक्के मारे जाते हैं, लेकिन बापू ने बगैर बल्ला पकड़े अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। गांधी जी की एक यात्रा तो ऐसी थी जिसकी गूंज लंदन तक गई थी। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, करमचंद, मिशन ऑफ मिरेकल्स। बारह अक्टूबर 1860, मद्रास। 342 बंधुआ मजदूरों को एक जहाज में ठूंसकर गोरे सिपाही समुद्री सफर पर निकले थे। मद्रास से शुरू हुए सफर की मंजिल थी डरबन। अंग्रेज अफसर जबरन मजदूरों को दक्षिण अफ्रीका लेकर गए थे। 342 मुसाफिरों में 206 वयस्क पुरुष, 62 वयस्क महिलाएं, 49 लड़के और 25 लड़कियां शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका भेजे गए मजदूरों के पहले जत्थे में सभी मजहब के लोग थे, सिवाय ईसाई के। भारतीय मजदूरों को डरबन ले जाकर उनसे बेगारी करवाई जाती थी। अंग्रेजों को मुफ्त में मेहनतकश मजदूर मिल रहे थे, तो उन्होंने हजारों लोगों को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर दिया। नतीजा ये निकला कि महज कुछ साल बाद दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से बड़ी आबादी भारतवंशियों की हो गई। साल 1894 में नेटाल में भारतीयों की संख्या 46,000 हो गई, तो अंग्रेज तब वहां 45,000 थे। बाहुबल बराबर का हुआ तो टकराव होना लाजमी था। अंग्रेजी अत्याचारों के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। अब्दुल्ला सेठ के केस के सिलसिले में बापू डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा पर निकले। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था। ट्रेन रात करीब 9 बजे नेटाल की राजधानी पीट मैरिट्सबर्ग पहुंची, जहां अंग्रेज अफसरों ने गांधी जी को ट्रेन से फेंकवाकर उनका सामान जब्त कर लिया। इस बदसलूकी ने गांधी जी की जिंदगी बदल दी। गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में शुरू कर दिया, जो आगे चलकर सत्याग्रह में तब्दील हो गया। साल 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों और खेतीहर मजदूरों को एकजुट किया और उनके अगवा बने। गांधी जी ने 2221 लोगों के साथ नेटाल से ट्रांसवाल तक पदयात्रा निकाली। इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा का नाम दिया। गांधी जी को आंदोलन के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी हड़ताल की अपील बुलंद हो गई और हड़ताल फैल गई। यह आंदोलन इतना कारगर रहा
कि दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी जी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को धूल चटाकर बापू भारत लौटे। एक यात्रा खत्म हुई तो एक यात्रा बापू का इंतजार कर रही थी। ये ऐसी यात्रा थी जिसने ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी। 12 मार्च 1930 अहमदाबाद। साबरमती आश्रम से एक ऐतिहासिक आंदोलन का बिगुल बजा। 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी एक पद यात्रा पर निकले। इस यात्रा का एक एक कदम अंग्रेज हुकूमत की छाती पर प्रहार कर रहा था। अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा रखा था। हिंदुस्तानियों को नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। गांधी जी ने अहिंसा को औजार बनाया और निकल पड़े दांडी की ओर। गुजरात की धूल धूसरित सड़कों पर एक 61 साल का बुजुर्ग हाथों में लाठी लेकिन आंखों में चमक लिए तेज कदमों से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। 24 दिन और 390 किलोमीटर पैदल चलने के बाद गांधी जी 4 अप्रैल 1930 को रात में दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल की सुबह दांडी तट पर नमक हाथ में लेकर बापू ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। गांधी ने एक चुटकी नमक उठाया और कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला रहा हूं। सत्याग्रही साथियों की मदद से बापू ने सत्य का ऐसा रास्ता दिखाया कि अंग्रेज हक्के बक्के रह गए।